कार्तिक ने अपनी बहन अर्पिता की शादी करने से मना कर दिया और बारातियों को वापस जाने के लिए बोल दिया। कार्तिक बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का था, लेकिन अपने पिता का अपमान होता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सका। इसीलिए आज श्याम प्रसाद जी को अपने बेटे पर बहुत गर्व हो रहा था। दरअसल हुआ कुछ यूँ था। श्याम प्रसाद जी का एक छोटा सा परिवार था। श्याम प्रसाद जी की पत्नी का नाम अनामिका, उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। श्याम प्रसाद जी और अनामिका जी ने मिलकर अपने बच्चों की परवरिश बहुत ही अच्छे से की थी। श्याम प्रसाद जी प्राइवेट नौकरी करते थे, इसीलिए उतना कमा लेते थे जिससे उनके बच्चों की परवरिश अच्छे से हो जाए। उनकी पढ़ाई लिखाई में कभी कोई दिक्कत नहीं आने दी। श्याम प्रसाद जी ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दिया कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। बड़ा बेटा राजवीर सरकारी नौकरी करता था और छोटा बेटा कार्तिक प्राइवेट जॉब करता था। और बेटी अर्पिता की भी पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी। अर्पिता की भी सरकारी नौकरी लग गई थी, वो एक अध्यापक बन गई थी। श्याम प्रसाद जी अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझते थे कि उनके तीनों बच्चे अपने अपने पैरों पर खड़े हो गए। इसी तरह हंसी खुशी से दिन गुजर रहे थे। एक दिन श्याम प्रसाद जी ने अनामिका से कहा, अब हमें अपने बड़े बेटे राजवीर के लिए लड़की देखना चाहिए। हाँ, आप सही कह रहे हैं, अब हमें राजवीर की शादी कर देनी चाहिए। श्याम प्रसाद जी ने अपनी रिश्तेदारी और दोस्तों में बता दिया कि वो राजवीर के लिए एक सुंदर सुशील पढ़ी लिखी लड़की देख रहे हैं। अगर कोई हो तो बताएं। श्याम प्रसाद जी के दोस्त ने बताया कि उनके दोस्त की एक लड़की है, वो बहुत ही सुंदर और सुशील है। अगर आप लोग कहें तो मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। आप लोग लड़की देख लीजिए, फिर जैसा भी हो आप बता दीजिएगा। श्याम प्रसाद जी का पूरा परिवार लड़की को देखने गया था। लड़की का नाम रिया था, वो बहुत ही सुंदर थी। राजवीर को भी लड़की बहुत ही पसंद आई थी, इसीलिए राजवीर ने शादी के लिए झट से हाँ कर दिया। राजवीर की शादी रिया से तय हो गई थी। रिया कोई नौकरी नहीं करती थी, लेकिन हाँ, पढ़ी लिखी बहुत ही सुंदर और सुशील थी। रिया के पिता मनोहर जी ने श्याम प्रसाद जी को अलग से बुलाया और उनसे पूछा, देखो भाई साहब, दहेज देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन हमारी बेटी बहुत ही समझदार और सर्वगुण संपन्न है, आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। आजकल सरकारी नौकरी करने वाले लड़कों के माता पिता बहुत ही बड़ी रकम मांगते हैं, और अगर आपने भी मुझसे उतनी ही बड़ी रकम मांगी तो शायद मैं इस शादी के लिए हाँ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं आपको शादी के लिए इतनी बड़ी रकम दे सकूं। आपका बेटा तो सरकारी नौकरी करता है और हमारी हैसियत नहीं है कि हम आपको कुछ दे सकें। अरे मनोहर जी, कैसी बातें करते हैं आप। हमारे घर में भी एक बेटी है और मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। मुझे दहेज बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आपकी लड़की मेरे घर में आएगी, वो हंसी खुशी से मेरे घर में सबके साथ रहे। इसके अलावा मुझे और क्या चाहिए। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। बस एक प्यारी सी बहू घर में आ जाए तो फिर हमारा परिवार खुशियों से भर जाएगा। आप तो बस अपनी रिया को विदा करके हमारे घर भेजने की तैयारी कीजिए। हमें आपकी लड़की बहुत पसंद है और हम जल्द ही आपके घर बारात लेकर आएंगे। मनोहर जी बहुत खुश हो गए। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि उनका जीवन ही सफल हो गया। अपनी लड़की के लिए इतना अच्छा ससुराल पाकर श्याम प्रसाद जी अपने परिवार के साथ घर वापस आ गए और शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। इधर मनोहर जी ने भी रिया की शादी के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी। उन्होंने सोच लिया था कि दहेज नहीं दे सका तो कोई बात नहीं, लेकिन बारातियों के स्वागत में कोई कमी नहीं आने दूंगा। इसी तरह शादी की तैयारियों में दिन गुजरने लगे। आज वो दिन आ गया था जिसका रिया और राजवीर को इंतजार था। बारात गेस्ट हाउस आ चुकी थी और मनोहर जी, उनका पूरा परिवार बारातियों का स्वागत करने के लिए गेट पर खड़े थे। बारातियों का स्वागत बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया। रिया दुल्हन के जोड़े में एकदम परी जैसी लग रही थी।
श्याम प्रसाद जी बारातियों के स्वागत की व्यवस्था को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने मनोहर जी को धन्यवाद कहा कि हमारे बारातियों का आपने इतने अच्छे से स्वागत किया, ये मैं हमेशा याद रखूंगा। आपको हमारा स्वागत सत्कार अच्छा लगा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, वरना आजकल तो लड़की के पिता को अपमान ही सहना पड़ता है। मनोहर जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हमारे बच्चे अपने बड़ों का सम्मान करना बहुत अच्छे से जानते हैं और अपने पिता को कैसे सम्मान करना है वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं। राजवीर और रिया की शादी धूमधाम के साथ संपन्न हो गई। रिया को विदा करा के श्याम प्रसाद जी अपने घर आ चुके थे। अनामिका जी अपनी बहू का स्वागत करने के लिए दरवाजे पर खड़ी थी। रिया का गृह प्रवेश किया गया। अनामिका जी अपनी बहू को देखकर बहुत ही खुश थीं। रिया ने पूरे घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। वो कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं देती थी। रिया अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत मानती थी कि उसे इतना अच्छा ससुराल मिला जो उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करता है, और अनामिका जी अपने आप को कि उनको इतनी अच्छी सर्वगुण संपन्न बहू मिली। सभी हंसी खुशी से एक साथ रह रहे थे। एक दिन की बात है, श्याम प्रसाद जी और अनामिका जी बैठे चाय पी रहे थे। तभी श्याम प्रसाद जी ने अनामिका से कहा, अनामिका, अपनी बेटी अर्पिता भी अब बड़ी हो गई है, हमें उसके लिए लड़का देखना शुरू कर देना चाहिए। इस पर अनामिका जी ने भी हाँ में हाँ मिला दी और फिर श्याम प्रसाद जी ने कार्तिक और राजवीर दोनों से कहा, कोई अच्छा लड़का हो तुम दोनों की नज़र में तो बताना, मैं भी देखता रहूँगा। अब घर के सभी लोगों ने अर्पिता के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया था। एक दिन कार्तिक शाम को ऑफिस से घर आता है तो वो अपने पापा से कहता है, पापा, मेरे ऑफिस में एक लड़का है वरुण, वो बहुत ही अच्छा लड़का है, वो मेरा दोस्त है और वो मेरे साथ ही मेरी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम करता है। अगर आप कहें तो मैं बात करूं उससे अपनी अर्पिता के बारे में। श्याम प्रसाद जी ने हाँ कर दिया। कार्तिक ने वरुण से बात की, वरुण, मेरी बहन अर्पिता तुझे कैसी लगती है? अगर तुझे मेरी बहन अर्पिता पसंद है तो मैं तेरे मम्मी पापा से बात करूं तुम दोनों की शादी के बारे में। वरुण अर्पिता को जानता था, उसने एक दो बार अर्पिता को देखा भी था। उसे भी अर्पिता बहुत पसंद थी तो उसने हाँ कर दिया। ठीक है कार्तिक, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो अर्पिता अच्छी लगती है, लेकिन शादी के लिए मम्मी पापा की भी तो हाँ होनी चाहिए, इसीलिए तुम्हें उन्हीं से बात करनी पड़ेगी। ठीक है वरुण, मैं तुम्हारे मम्मी पापा से बात करता हूँ। अपने मम्मी पापा को ले जाकर वरुण ने अपने घर पर आकर बता दिया था कि उसके दोस्त कार्तिक के मम्मी पापा उनसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए वो लोग आज घर पर आ रहे हैं। कार्तिक, राजवीर और श्याम प्रसाद जी वरुण के घर पहुंचते हैं। वरुण के माता पिता ने उन लोगों का स्वागत बहुत ही अच्छे से किया। चाय नाश्ता करने के बाद कार्तिक ने वरुण के पापा से कहा, अंकल जी, हम वरुण को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसीलिए हम अपनी बहन का रिश्ता वरुण के साथ करना चाहते हैं। अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो क्या आपकी इस शादी के लिए सहमति हो सकती है? वरुण के पिता किशोर जी ने कहा, देखिए, अगर वरुण को लड़की पसंद है तो हमें शादी से कोई ऐतराज़ नहीं है। आखिर जिंदगी भर साथ तो वरुण को ही निभाना है, तो हमें भला क्या दिक्कत हो सकती है? किशोर जी ने अपने बेटे से पूछा, वरुण, क्या तुम्हें लड़की पसंद है? क्या तुम उससे शादी करना चाहते हो? वरुण ने तुरंत शादी के लिए हाँ कर दिया। श्याम प्रसाद जी ने किशोर जी से कहा, बच्चों ने तो शादी के लिए हाँ कर दिया है, अब मैं चाहता हूँ कि हम अपनी आपस में बातचीत कर लेते हैं। किशोर जी ने कहा, किस बारे में आप बातचीत करना चाहते हैं? श्याम प्रसाद जी बोले, मैं लेन देन के बारे में बात कर लेना चाहता हूँ, जिससे बाद में कोई दिक्कत ना हो। कैसी बातें कर रहे हैं श्याम प्रसाद जी? लेन देन के बारे में क्या बात करेंगे? अभी तो फिलहाल आप मुंह मीठा कीजिए। आखिर हमारे बच्चों ने शादी के लिए हाँ कर दिया है और इस बात की खुशियाँ मनाइए। लेन देन की बातें तो बाद में होती रहेंगी। दरअसल किशोर जी लेन देन की बातें सिर्फ और सिर्फ श्याम प्रसाद जी से करना चाहते थे।
इसीलिए उन्होंने बच्चों के सामने उस बात को टाल दिया। उन्होंने मन ही मन में सोचा था, अभी फ़िलहाल शादी पक्की हो गई है, यही बहुत है। लेन देन की बात तो आगे मैं इससे खुद ही कर लूँगा। कार्तिक और श्याम प्रसाद जी ने सिर्फ लड़का ही देखा था, शांत स्वभाव का, लेकिन वो अभी उसके माता पिता के व्यवहार से बिल्कुल भी अनजान थे। वरुण के माता पिता बहुत ही लालची किस्म के इंसान थे। उन्होंने तो सोच रखा था कि उनका बेटा वरुण अच्छी पोस्ट पर नौकरी करता है, तो इसीलिए वो उसकी पूरी रकम वसूल करेंगे। किशोर जी मन ही मन में इस बात को लेकर बहुत खुश हो रहे थे कि अच्छा परिवार मिला है मुर्गा बनाने के लिए। लड़की भी नौकरी करती है और इनका बेटा भी सरकारी नौकरी करता है, तो अच्छी खासी मोटी रकम तो दहेज में हम ले ही लेंगे। इस तरह वरुण और अर्पिता की शादी तय हो जाती है और वो लोग अपने घर आ जाते हैं। सभी लोग हॉल में बैठ गए। तभी श्याम प्रसाद जी ने रिया से कहा, रिया बहू, सबके लिए चाय बना लो और हम चाय पीते पीते कुछ बातें भी करनी है तुम लोगों से। रिया सबके लिए चाय बना कर ले आती है। सब चाय बैठकर पीते हैं। तभी श्याम प्रसाद जी ने कहा, हमने अर्पिता की शादी तय कर दी है। लड़का बहुत ही अच्छा है और कार्तिक का दोस्त भी है, और ऊपर से कार्तिक की ही कंपनी में मैनेजर है। इसीलिए कार्तिक लड़के को बहुत अच्छे से जानता है। लड़का बहुत ही सीधा साधा शांत स्वभाव का है। इस बात को सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। अपनी शादी की बात सुनकर अर्पिता शर्मा जाती है। अर्पिता को शर्माते हुए देखकर उसकी भाभी रिया अपनी नंद को छेड़ते हुए कहती हैं, ननद रानी ससुराल जाने की तैयारी करो, अब हम लोग आपको आपके ससुराल भगाने वाले हैं। अर्पिता वहाँ से उठकर चली जाती है। तभी अनामिका जी ने श्याम प्रसाद जी से पूछा कि लड़के के माता पिता से लेन देन के बारे में आपने बात तो कर ली है ना। इस बात पर रिया ने भी कहा, पापा जी, लेन देन की बात पहले ही कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है, पता चला शादी के दिन कोई दिक्कत हो। नहीं नहीं रिया बहू, परिवार तो बहुत अच्छा है, हमें नहीं लगता कि वो लोग दहेज लेंगे, क्योंकि उनका बेटा वरुण अच्छा खासा कमा लेता है, तो उन्हें दहेज की क्या ज़रूरत है। और फिर हमारी अर्पिता भी तो नौकरी करती है, वो भी तो अच्छा खासा कमा लेती है। वो बात आपकी ठीक है पापा जी, आप लोग बहुत सीधे हैं, इसीलिए आपको सब सीधे दिखाई देते हैं, लेकिन हर कोई आपकी तरह सीधा साधा नहीं होता पापा जी। इसीलिए अगर आप उनसे दहेज के बारे में खुलकर बात कर लेते तो ज़्यादा ही अच्छा था। एक दिन किशोर जी ने श्याम प्रसाद जी को फ़ोन किया और उन्हें मिलने के लिए बुलाया। देखिए श्याम प्रसाद जी, आप अकेले आइएगा, कार्तिक को साथ मत लाइएगा। मैं चाहता हूँ कि कुछ बातें ऐसी हैं जो हम बड़ों को आपस में कर लेनी चाहिए, बच्चों को उसमें शामिल नहीं करना चाहिए। श्याम प्रसाद जी ने हाँ कर दिया और वो उनसे मिलने के लिए एक होटल में पहुँच गए। देखिए श्याम प्रसाद जी, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरा बेटा कितनी बड़ी पोस्ट पर है और आपकी बेटी भी एक अध्यापक है, इसीलिए ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं चाहूँगा, लेकिन हाँ, एक कार और कैश में 10 लाख रुपए, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। ये तो मैं आपसे बहुत ही कम मांग रहा हूँ। वैसे तो मैंने सोचा था 25 लाख रुपए तो आराम से लूँगा, अपने बेटे की शादी करूँगा। आखिर उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, उसकी पढ़ाई पर इतना पैसा खर्च किया है, तो दहेज लेना तो बनता ही है। किशोर जी की बातें सुनकर श्याम प्रसाद जी का चेहरा उतर गया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस घर का लड़का इतना अच्छा है, उसके माता पिता इतने लालची कैसे हो सकते हैं। देखिए किशोर जी, इतना तो हमारे पास नहीं है कि मैं आपको दे सकूं, लेकिन हाँ, जितना हो सकेगा मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। श्याम प्रसाद जी, आपके तीनों बच्चे कमाते हैं, फिर भी आप दहेज देने में नानुकुर कर रहे हैं। देखिए भाई साहब, मैं इतना दहेज नहीं दे पाऊँगा। मैंने भी अपने बेटे की शादी की थी, मैंने उनसे कोई दहेज नहीं लिया था, और मैं भी यही चाहता था कि मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे परिवार में करूँगा जो लोग बिना दहेज के उसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि मेरी बेटी सर्वगुण संपन्न है। मेरी बेटी आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देगी।
और भाई साहब बच्चे कमाते हैं, लेकिन मैं उनसे पैसे नहीं मांग सकता। उनसे जो बन पड़ेगा वो खुद ही करेंगे और जो मुझसे हो पाएगा वो मैं करूँगा। एक कार तक का तो ठीक है, लेकिन 10 लाख कैश में नहीं हो पाएगा मुझसे। माफ़ कीजिएगा भाई साहब, अगर हो जाता तो मैं खुशी खुशी कर देता। किशोर जी बहुत ही चालाक किस्म के इंसान थे। वे मन ही मन में सोचने लगे कि चलो ठीक है, एक कार तो फिलहाल मिल ही रही है, और रही बात रुपए की, वो तो मैं फेरों के वक्त निकलवा ही लूँगा। अच्छा ठीक है श्याम प्रसाद जी, कोई बात नहीं, आप एक कार का ही इंतजाम कर दीजिएगा, बस वही बहुत है। क्योंकि आपकी बेटी अर्पिता के बारे में बहुत सुना है हमने कि वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है, इसीलिए मैं सिर्फ एक कार में ही मान गया हूँ। लेकिन अगर हो सके तो देख लीजिएगा। ठीक है किशोर जी, मैं अपने बच्चों से एक बार घर जाकर इस बारे में बात कर लेता हूँ, फिर जैसा भी होगा मैं आपको फ़ोन पर बता दूंगा। श्याम प्रसाद जी, इसमें बच्चों से बात करने की क्या ज़रूरत है? आप उनको सीधा सीधा बोल दीजिएगा कि मैं अपनी बेटी को एक कार देना चाहता हूँ, और जितना हो सके तुम लोग थोड़ा बहुत रुपयों का भी इंतजाम कर दो। और देखिए श्याम प्रसाद जी, ये बात आपके और हमारे बीच में ही रहनी चाहिए। हमारे बच्चों को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने आपसे ये सब देने के लिए कहा है। किशोर जी, ये कैसे हो सकता है? बच्चों को तो बताना ही पड़ेगा। बिना बच्चों को बताए कैसे करेंगे सब कुछ? देखिए श्याम प्रसाद जी, जैसा जैसा मैंने आपसे कहा है, आप बस वैसा वैसा ही कीजिए, सब सही से हो जाएगा। आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई साहब, मैं कोशिश करूँगा। अब मैं चलता हूँ। श्याम प्रसाद जी अपने घर वापस आ जाते हैं। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अनामिका जी ने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? उन्होंने आपसे कुछ कहा है क्या? नहीं नहीं अनामिका, सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। बच्चे अभी कहाँ हैं, मुझे उनसे थोड़ी बात करनी है। ठीक है, मैं अभी बुला देती हूँ। अनामिका जी ने कार्तिक और राजवीर को आवाज़ दी। कार्तिक और राजवीर अपने अपने कमरों से हॉल में आ गए। जी मम्मी जी, बताइए क्या हुआ, आपने क्यों बुलाया? तुम्हारे पापा तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी पापा, कहिए सब ठीक तो है ना? आप बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं। बेटा, मैं ये सोच रहा था कि वरुण इतनी ऊंची पोस्ट पर है तो हमें उसे कुछ तो देना ही चाहिए। बताइए पापा, आप क्या देना चाहते हैं? हम वो दे देंगे। बेटा, हमें लग रहा है हमें अपनी बेटी को एक कार तो देनी ही चाहिए। ठीक है पापा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। आखिर अर्पिता हमारी बहन है, तो एक कार तो हम उसको दे ही सकते हैं। हम दोनों भाई मिलकर अपनी बहन अर्पिता को कार गिफ्ट कर देंगे। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और हाँ पापा, हम दोनों भाइयों ने खुद ही सोचा था कि अर्पिता को कुछ गिफ्ट में देना चाहिए, तो फिर अब हम उसे एक कार ही दे देते हैं। श्याम प्रसाद जी की चिंता थोड़ी सी कम हो गई थी। आज उन्हें अपनी परवरिश पर बहुत गर्व हो रहा था। शादी की तारीख तय हो गई और सारी बातचीत भी हो गई। शादी की तैयारियां जोरों से शुरू हो गई थी और आज वो दिन आ गया जिसका सभी को इंतजार था। अर्पिता तैयार होकर घर आ चुकी थी। उसको दुल्हन के जोड़े में देखकर श्याम प्रसाद जी और अनामिका जी की आंखों में आंसू आ गए और कार्तिक ने अपनी बहन को गले से लगा लिया। अर्पिता दुल्हन के जोड़े में एकदम परी जैसी लग रही थी। सभी लोग गेस्ट हाउस पहुंच जाते हैं। बारातियों के आने का समय हो गया था। श्याम प्रसाद जी और उनकी पूरी फैमिली मिलकर बारातियों के स्वागत के लिए गेट पर खड़ी थी। श्याम प्रसाद जी और उनकी फैमिली ने मिलकर बारातियों का बहुत ही अच्छे से स्वागत किया। धीरे धीरे करके शादी की रस्में शुरू हो गई थी और अब जयमाल का समय आ गया था। जयमाला का कार्यक्रम बहुत ही अच्छे से संपन्न हो गया। दोनों परिवारों ने मिलकर एक साथ खाना खाया और फिर आगे की रस्में शुरू हुईं। उधर शादी की आगे की रस्में शुरू हो चुकी थी। इधर किशोर जी ने श्याम प्रसाद जी को बुलाया और फिर से उनसे कहा, श्याम प्रसाद जी, आपने कार तो कर दी, लेकिन 10 लाख रुपए आपने अभी तक नहीं दिए, वो कहाँ है? माफ़ कीजिएगा किशोर जी, 10 लाख रुपए का तो इंतजाम नहीं हो पाया, कार का ही हमसे हो पाया, तो हम लोगों ने वो कर दिया। श्याम प्रसाद जी, कैसी बातें कर रहे हैं?
अगर आपने 10 लाख रुपए नहीं दिए तो फिर मैं अपनी बारात लेकर वापस लौट जाऊंगा। ये सुनते ही श्याम प्रसाद जी के पैरों से जमीन खिसक गई, क्योंकि उस समय तो किशोर जी मान गए थे कि ठीक है, एक कार ही दे दीजिएगा। लेकिन आज किशोर जी अपनी बात से पलट गए। देखिए किशोर जी, मैंने अभी तक अपने बच्चों को कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने तो कार अपने मन से अपनी बहन को गिफ्ट की है। अगर उन्हें ये बात पता चल गई कि आपने दहेज में कार और 10 लाख रुपए मांगे थे, तो हमारे बच्चों को ये बात बहुत बुरी लगेगी और हमें नहीं पता बच्चे क्या करेंगे। इसीलिए जितना हो सका मैंने कर दिया। किशोर जी श्याम प्रसाद जी की एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वो अपने 10 लाख रुपए पर ही अड़े हुए थे। ठीक है श्याम प्रसाद जी, अगर आपसे 10 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हो पा रहा तो मैं अब अपनी बारात वापस लेकर जा रहा हूँ और आप ले जाइए अपनी बेटी को घर पर। श्याम प्रसाद जी किशोर जी के पैरों में गिर पड़े और उनसे कहने लगे, किशोर जी ऐसा मत कीजिए, नहीं तो मेरी बेटी अर्पिता की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। श्याम प्रसाद जी के बहते आंसू किशोर जी को दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो बहुत ही लालची इंसान थे। तभी पीछे से कार्तिक ने ये सारी बातें सुन ली। कार्तिक को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पापा ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई। कार्तिक वहां से चला गया और उसने जाकर ये सारी बातें अपनी बहन अर्पिता और राजवीर को बताई। अर्पिता की आंखों से आंसू बह रहे थे कि आज उसके पिता का सर उसकी वजह से झुक गया। जिस पिता ने कभी किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाया था, आज उस पिता ने अपनी बेटी के लिए अपना सर झुका दिया। ये सारी बातें सुनकर श्याम प्रसाद जी के तीनों बच्चों ने आपस में फैसला किया। फेरे शुरू होने वाले थे। सभी लोगों को मंडप में बुलाया गया। श्याम प्रसाद जी और किशोर जी भी मंडप में आ चुके थे। कार्तिक ने कहा, मैं अपनी बहन की शादी इस घर में नहीं करना चाहता। मैंने तो सोचा था कि वरुण इतना अच्छा लड़का है तो उसके माता पिता भी बहुत ही अच्छे होंगे। वरुण को अपने पिता की ये सच्चाई पता नहीं थी। अर्पिता ने भी अपने पापा से कहा, पापा आपका सम्मान दांव पर रखकर मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। और आपने सोच भी कैसे लिया कि जो लोग आज आपसे दहेज के लिए शादी तोड़ने की बात कर रहे हैं, कल को दहेज लेने के बाद अगर उन्होंने मुझे मार दिया तो क्या आप जी पाएंगे? अर्पिता की बातें सुनकर श्याम प्रसाद जी हैरान रह गए और मन ही मन में सोचने लगे कि हमने अपने बच्चों को इस काबिल बनाया था कि वो अपने सारे फैसले ले सकें। फिर मैंने उनसे ये बात कैसे छुपाई? मैंने बहुत गलत किया अपने बच्चों से दहेज की बात को छुपाकर। तभी कार्तिक बोला, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपने परिवार और अपने पिता का अपमान कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता। और रही बात शादी तोड़ने की, तो मैं ये शादी खुद तोड़ता हूँ। मैं ऐसे घर में अपनी बहन की शादी कभी नहीं करूँगा जहाँ पर संस्कार नाम की चीज नहीं है, दहेज के लोभी भरे पड़े हैं। आज वरुण अपने पिता की हरकतों की वजह से सर झुकाए हुए खड़े था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वरुण ने कार्तिक से माफ़ी मांगी, कार्तिक अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दे, लेकिन ये शादी मत तोड़। मैं अर्पिता को पसंद करता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि अर्पिता को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। मेरे पिता ने जो भी किया उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। किशोर जी ने भी श्याम प्रसाद जी से माफ़ी मांग ली। श्याम प्रसाद जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। वरुण और अर्पिता की शादी धूमधाम से संपन्न हो गई। बहुत सारी रुकावटों के बाद भी आज श्याम प्रसाद जी को अपने बच्चों पर बहुत गर्व हो रहा था। कार्तिक ने अपने पिता के सम्मान को कम होने नहीं दिया। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।